गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक वाले पाठ, और रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक वाले पाठ में हमने पार्ट 2 पढ़ लिया था। आज हम रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक वाले पाठ में पार्ट 3 पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक वाले में पार्ट 3 पढ़ेंगे, और पार्ट 3 के अंतर्गत हम रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक वाले पाठ में रासायनिक समीकरण की विशेषता। क्या टॉपिक होगा अपना? रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं मैं एक बार फिर से आपको अवगत करा देता हूं कि रासायनिक समीकरण क्या थी, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रासायनिक समीकरण के बारे में पहले मैंने बताया था आपको, फिर से एक बार बताता हूं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कोई भी ए पदार्थ और बी पदार्थ आपस में क्रिया कर रही हैं और एक सी उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, कोयला ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसी को यदि उसके अणुसूत्रों को या उसमें परमाणु जो काम आ रहे हैं उनको संकेत या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कोयला और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लिखते हैं कोयला और ऑक्सीजन। कोयला और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हमने इसके संकेत और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया। C+O2 गिव्स अस CO2। तो ये क्या हुआ हमारे पास में? रासायनिक समीकरण। क्या हुआ? रासायनिक समीकरण। अब हम रासायनिक समीकरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो रासायनिक समीकरण की विशेषताओं में सबसे पहले हम पहली विशेषता की चर्चा करते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उस रासायनिक समीकरण की संपूर्ण जानकारी हमको मिल जाती है। कोई भी रासायनिक समीकरण है यानी कि संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसी भी रासायनिक समीकरण से क्रियाकारक और उत्पाद क्या क्या भाग ले रहे हैं, कौन कौन से क्रियाकारक और कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं, इस बारे में किसी भी रासायनिक समीकरण से हमको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे देखो क्या क्या भाग ले रही हैं इसमें। जैसे हमने लिखा C+O2 गिव्स अस CO2। C+O2 गिव्स अस CO2। तो इससे इस रासायनिक समीकरण के बारे में कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं, कोयला या कार्बन भाग ले रहा है, ऑक्सीजन भाग ले रहा है, और किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इस रासायनिक समीकरण से इसमें कौन कौन से क्रियाकारक भाग ले रहे हैं और कौन कौन से क्रियाफल बन रहे हैं या कौन सा क्रियाफल बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमको मिलने जाती है। साथ साथ इसमें जैसे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या और इसके द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिल जाती है। द्रव्यमान के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। तो पहली विशेषता रासायनिक समीकरण की पहली विशेषता क्या हुई? रासायनिक समीकरण की पहली विशेषता हुई कि किसी भी रासायनिक समीकरण से उस रासायनिक समीकरण में कौन कौन से क्रियाकारक भाग ले रहे हैं और क्या उत्पाद बन रहे हैं, इसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है।
जैसा मैंने बताया, इस रासायनिक समीकरण में कोयले का दहन हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयला जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। साथ साथ अणुओं की संख्या की जानकारी मिल जाती है। यह एक पार्टिकल कार्बन का भाग ले रहे हैं, दो पार्टिकल ऑक्सीजन के भाग ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं, CO2। किसका निर्माण कर रहे हैं, CO2 का निर्माण कर रहे हैं। द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिल जाती है। हमने देखा था एग्जाम्पल में, पहले कार्बन के द्रव्यमान की बात करें हम तो इसका द्रव्यमान 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो एक का 16 होता है, हमने देखा था एक का कितना होता है 16, तो दो का कितना हो गया 32, कितना हो गया 32, यानी कि 44, कितना हो गया 44। तो किसी भी रासायनिक समीकरण से उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान के बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं हम कि रासायनिक समीकरण की दूसरी विशेषता देखते हैं। रासायनिक समीकरण की दूसरी विशेषता की बात करें तो पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी मिल जाती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी मिल जाती है। भौतिक अवस्था की जानकारी मिल जाती है। भौतिक अवस्था की जानकारी मिल जाती है। देखो दूसरी विशेषता क्या होगी, रासायनिक समीकरण से उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं और जो उत्पाद बन रहे हैं उनकी भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिल जाती है। क्योंकि हमने इसके विभिन्न चरण, जब रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न चरण लिखे थे तो उन विभिन्न चरणों में हमने देखा था कि जो भी अवस्था होती है, अभिकारक के उत्पाद की जो भी अवस्था होती है उसको उसके सामने कोष्टक में दर्शाया जाता है। जैसे हमने देखा था C+O2 गिव्स अस क्या बना CO2। इसमें देखा था ये सॉलिड अवस्था में होता है, ये गैसीय अवस्था में होता है और ये किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रासायनिक समीकरण में हमको पता लग जाएगा कि कौन सा विकारक किस अवस्था में है। जैसे कार्बन ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अन्य समीकरण के माध्यम से बात करें हम तो हमने एक समीकरण पढ़ी थी CaO+H2 गिव्स अस CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, इसमें हमने देखा था कि जो CaO था वो किस अवस्था में था, सॉलिड अवस्था में था, ठोस अवस्था में होता है। और ये किस अवस्था में था, लिक्विड अवस्था में। और ये किस अवस्था में था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अवस्था में। किस अवस्था में था, एक्वस अवस्था में। तो रासायनिक समीकरण को देख करके हमको यह भी पता लग जाता है कि कौन सा भी कारक यानी कौन सा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसकी अवस्था क्या होगी, उसकी अवस्था क्या होगी। इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट की बात करें। इसके बाद में तीसरे पॉइंट या तीसरी अवस्था की, तीसरी विशेषता की बात करें कि किसी भी रासायनिक समीकरण की अन्य विशेषताएं क्या क्या होंगी। उसमें तीसरी विशेषता की हम बात करें तो तीसरी विशेषता होगी कि रासायनिक समीकरण के द्वारा ताप, दाब व उत्प्रेरक का पता चल जाता है। पता चल जाता है यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उस रासायनिक समीकरण से हमको उस रासायनिक समीकरण के ताप, उस रासायनिक समीकरण के दाब और उस रासायनिक समीकरण के उत्प्रेरक का पता चल जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा, जब एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं, एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन। यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा रहे हैं तो इससे क्या प्राप्त होगा, हमको एथेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त होगा। और इसमें हमने देखा था कितने टेम्परेचर क्या होता था बेटा,
473 केल्विन ताप और 100 एटीएम दाब, 100 एटमॉस्फेयर दाब। ठीक है, साथ साथ इसमें कौन सा उत्प्रेरक भाग लेते हैं? निकिल उत्प्रेरक भाग लेते हैं। कौन सा उत्प्रेरक भाग लेते हैं? निकिल। इसको भी देखो, इसके ऊपर ही दर्शाया जाता है, निकिल को भी साथ साथ दर्शाया जाता है। तो इस रासायनिक समीकरण को जैसे हम लिखते हैं, इस रासायनिक समीकरण के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि इस रासायनिक समीकरण यानी कि एथीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं तो कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 473 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। और कितने वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है? 100 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। कितने वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है? 100 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर। और कौन सा उत्प्रेरक काम आता है? निकिल उत्प्रेरक काम आता है। ये क्या है? उत्प्रेरक, निकिल उत्प्रेरक काम आता है। मैंने बताया था आपको उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह बाह्य पदार्थ होता है जो उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है या वेग को घटा सकता है, लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे एथीन और हाइड्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें निकिल उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टेप हमारे पास में विशेषताएं पढ़ ली हमने कि ताप, दाब और उत्प्रेरक के बारे में पता चलता है। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगी रासायनिक अभिक्रिया। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहां क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को एक नाम और दे देते हैं, हाइड्रोजनीकरण। क्या नाम दे देते हैं? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। और इस रासायनिक अभिक्रिया को एक और नाम देते हैं, संकलन अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं बेटा? संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। तो ये कुछ विशेष बातें थी इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए। यहां हालांकि इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। और साथ साथ इसका एक अन्य नाम है संकलन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट नाम है संकलन अभिक्रिया। हम पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, और रासायनिक समीकरण की तीसरी विशेषता हमने क्या पढ़ी? रासायनिक समीकरण की तीसरी विशेषता पढ़ी हमने, किसी भी रासायनिक समीकरण से उस रासायनिक समीकरण के ताप, दाब व उत्प्रेरक के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद में चौथे स्टेप की बात करते हैं, हम चौथी विशेषता की बात करते हैं। और किसी भी रासायनिक समीकरण की चौथी विशेषता क्या होगी हमारे पास में? किसी भी रासायनिक समीकरण की चौथी विशेषता होगी कि किसी भी रासायनिक समीकरण से उसके उष्मा अभी रासायनिक अभिक्रिया के उष्माक्षेपी व उष्माशोषी होने का पता चल जाता है। उष्माक्षेपी व उष्माशोषी होने का पता चल जाता है। उष्माशोषी होने का पता चल जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके हम बता सकते हैं कि यह उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है। देखो कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई अभिकारक हमारे पास में A प्लस बी अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और हम ए बी उत्पाद प्राप्त हुआ। यदि प्लस में ऊर्जा लगी हुई है, प्लस में क्या लगी हुई है? ऊर्जा लगी हुई है। और यदि A प्लस बी अभिकारक आपस में क्रिया करके ए बी उत्पाद बना रहे हैं और माइनस में ऊर्जा या उष्मा लगी हुई है, तो बेटा हम देख करके बता देंगे, क्या बता देंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि प्लस में ऊर्जा लगी हुई है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? उष्माक्षेपी है। और यदि माइनस में ऊर्जा लगी हुई है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? उष्माशोषी है। अब बात आती है हमारे पास में, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था, उष्माक्षेपी किसे कहते हैं? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये तो हमारी विशेषताओं में तो हमने जान लिया। यदि प्लस में ऊर्जा लगी हुई है तो हमको पता लग जाएगा रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, और यदि माइनस में ऊर्जा लगी हुई है तो हम जान जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया उष्माशोषी है। अब बात करते हैं साहब उष्माक्षेपी और उष्माशोषी किसे
कहते हैं। हालांकि आगे चल करके हम उनके बारे में चर्चा ही करेंगे। यहां भी बता देता हूं मैं आपको, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्षेपी का मतलब है उत्सर्जन करना, क्षेपी का मतलब उत्सर्जन करना, और किसका, ऊष्मा का, किसका, ऊष्मा का। जब कोई भी दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और उस दौरान ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न हो, उस दौरान क्या हो, ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो बाजार से कली लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से होती है, जब कली के अंदर हम जल डालते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं बुदबुदाहट होने लगती है और पानी जो घोल होता है वो गर्म हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कैसे अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ठीक है। और यदि किसी पात्र में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और वो पात्र ठंडा हो जाता है, इसका मतलब क्या लग रहा है कि आसपास के वातावरण से उष्मा का एब्जॉर्प्शन किया गया है, उष्मा का अवशोषण किया गया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा काम आती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने देखा दोनों ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा, यदि उष्मा उत्सर्जित हो रही है तो रासायनिक समीकरण में हमको धनात्मक चिन्ह लग करके उसके आगे, उत्पाद के आगे ऊर्जा मिलेगी या उष्मा लिखा हुआ मिलेगा, और यदि उष्मा अवशोषित हो रही है तो माइनस लिख करके उसके आगे क्या मिलेगा, हमको ऊर्जा या उष्मा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में पांचवी विशेषता की बात करें हम, विशेषताओं में पांचवी विशेषता की बात करें, पांचवी विशेषता, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी मिल जाती। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी मिलती है, उत्क्रमणीयता की जानकारी मिलती है, उत्क्रमणीयता की जानकारी मिलती है। पांचवी विशेषता क्या होगी कि रासायनिक समीकरण से हम यह भी जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। तो दो शब्द आ रहे हैं हमारे पास में, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, और दूसरा शब्द आ रहा है अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। पहले तो इन शब्दों के बारे में जानते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय होना किस विशेषता के नाम से जाना जाता है, उत्क्रमणीयता के नाम से जाना जाता है। रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है। देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे N2 प्लस H2 गिव जैसे 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव जैसे 2NH3, और एक रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास C प्लस O2 गिव जैसे CO2। ये दो रासायनिक अभिक्रिया हैं। अब इनको देख करके हम किस प्रकार से बता सकेंगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। इससे पहले हमको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में जानकारी लेनी होगी कि उत्क्रमणीय किसे कहते हैं और अनुत्क्रमणीय किसे कहते हैं। पहले बात करें जैसे उत्क्रमणीय किसे कहते हैं, किस रासायनिक अभिक्रिया को उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है और उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होने लगता है। यानी कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, अभिकारक से उत्पाद की ओर और उत्पाद से अभिकारक की ओर, दोनों दिशाओं में चल सकती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इसको दो अर्ध तीरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो ऐसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, इसकी बात करें हम, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया जिससे अमोनिया का निर्माण हो रहा है, NH3 का निर्माण हो रहा है, यह रासायनिक अभिक्रिया
एक आधे तीर से इधर दर्शाई गई है और एक आधे तीर से इधर दर्शाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि ये रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है और ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया की बात करें हम, C+O2 कार्बन की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। यह एक दिशीय तीर से दर्शाई गई है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कार्बन और ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं हो सकता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इससे स्पष्ट हुआ हमको कि किसी भी रासायनिक समीकरण को देख करके हम ये बता सकते हैं कि वो रासायनिक समीकरण उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। यदि उत्क्रमणीय है तो दोनों तरफ तीर के निशान दर्शाए जाएंगे, और यदि अनुत्क्रमणीय है तो ऐसी स्थिति में एक दिशीय तीर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में यह थी रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। ये क्या थी, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद में किसी भी रासायनिक समीकरण की विशेषताएं होती हैं तो रासायनिक समीकरणों की कुछ सीमाएं भी होती हैं। रासायनिक समीकरणों की विशेषताओं के साथ साथ कुछ रासायनिक समीकरणों क्या होती है, सीमाएं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, रासायनिक समीकरण की सीमा। रासायनिक समीकरण की सीमाएं हम बता सकते हैं कि कमियां क्या क्या होती हैं। सीमाएं क्या बोल सकते हैं, कमियां, कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं कमियां क्या होती हैं। पहली बात करें तो रासायनिक समीकरण की सीमा होता है कि उसकी पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है। उसकी पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है। पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सीमाओं में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के द्वारा उसको दर्शाया गया है, तो उस रासायनिक समीकरण के द्वारा हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो रही है। तो ये इसकी सीमाएं है, ये इसकी कमी है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा उसकी पूर्णता की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, साथ साथ क्या होगा, दूसरी विशेषता की बात करें तो सांद्रता की जानकारी नहीं होती है। सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी नहीं मिलती है। देखो बेटा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है, तो उस रासायनिक समीकरण को देख करके हम क्रियाकारक जो आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रियाफल यानी कि उत्पाद की सांद्रता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी क्रियाकारक या क्रियाफल की सांद्रता क्या है, इसके बारे में रासायनिक समीकरण को नहीं बता सकती है कि क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। अपनी बुक के अनुसार दो सीमाएं दी गई है, तो ये दो सीमाएं इन चीजों के बारे में, पूर्णता के बारे में और सांद्रता के बारे में रासायनिक समीकरण से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने दो टॉपिकों की चर्चा की है, मुख्य रूप से रासायनिक समीकरण की विशेषताएं और रासायनिक समीकरण की सीमाओं के बारे में चर्चा की है। रासायनिक समीकरण की विशेषता और रासायनिक समीकरण की सीमाएं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।